चलिए एक बार फिर से लौटते हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की ओर, जहां पर अब हम आपको मिलाने वाले हैं आपके फंड मैनेजर से। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड की बात हो रही है, जो कि एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है। किस तरह से इस फंड में रणनीति बनाई जा रही है आपके पैसों को निवेश करने की, आपको मुनाफा कमा कर देने की। हर्षा उपाध्याय, CIO इक्विटी कोटक एएमसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में जिसको हम कहते हैं मीट योर फंड मैनेजर। और फंड पर तो हमें आपसे सवाल पूछने ही हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा जो बाज़ार की मौजूदा चाल है उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। ये साल अगर हम अब तक देखें हर्षा, तो ये समझ में आ रहा है कि जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला था वो अगर रुका नहीं तो थमा ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले वक्त में ये जो धीमापन होने की गुंजाइश थी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कम से कम डेटा को देखकर तो यही कहा जा रहा है। हमारे बाज़ारों के लिए भी RBI की तरफ से जो हमें एक्शन देखा और साथ ही जो हमने ग्लोबल बाज़ारों में भी होता हुआ देखा है, महंगाई उनके लिए ज़्यादा एक परेशानी का सबब बना हुआ है हमारे मुकाबले। आने वाले कुछ क्वार्टर्स अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, ब्याज दरें अगर इसी तरह बढ़ती रहीं तो सबसे पहले क्या आप उनको इसी पेस पर बढ़ता हुआ देखते हैं? काफ़ी कुछ डेटा पे निर्भर करता है, लेकिन अब से कुछ और 2 तिमाहियां आप कैसी देखते हैं? गुड इवनिंग कविता। क्लियरली अभी तक जो हमने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखा है वो शायद यहाँ से आगे इतनी पेस पे शायद नहीं जा पाएगी। क्योंकि अगर आप महंगाई का बात करें तो महंगाई करीब करीब 5.5 और 6% के बीच में कहीं होना चाहिए अगले कुछ क्वार्टर्स में। अगर वो सही हो जाता है, वो जो अनुमान लगा रहे हैं सब लोग, तो मेरे हिसाब से शायद एक और हाइक और एक्सटेंडेड पॉज हो सकता है हमारे इकोनॉमी में। लेकिन जरूर ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से नीचे जाने का काफी स्कोप है। तो हमारे हिसाब से लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए शायद एक हाइक रहेगा और पॉज रहेगा उसके बाद। लेकिन ये डेटा पे डिपेंडेंट रहेगा। तो हमारे हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में भी उसी हिसाब से वैल्यूएशंस पे एक तरफ से असर पड़ सकता है। जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन का दर नीचे आ रहा है और इंटरेस्ट रेट्स शायद यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, तो वहां से एक तरह से इक्विटी वैल्यूएशंस में स्टेबिलिटी आ जाना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। इक्विटी वैल्यूएशंस की बात करते हैं हर्षा, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस की बात अब करना चाहती हूँ। मिड कैप में ठीक, लेकिन स्मॉल कैप में क्या फ़िलहाल माहौल थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है? और इसको आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें निवेशकों के नज़रिए से, तो क्या थोड़ा सा ख़रीदारी के लिए अभी हमें रुकना चाहिए? वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर अगर आप बहुत जोखिम नहीं उठा सकते हैं, और ख़ासतौर से अगर आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपका नज़रिया हर्षा लंबा होना चाहिए। 5 से 7 साल कम से कम आपको देना चाहिए परफॉर्म करने के लिए एक फ़ंड को। पर वैल्यूएशंस के लिहाज से, ख़रीदारी के लिए जो प्राइस है उस लिहाज से क्या लगता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में? देखिए, इसमें कुछ चीज हमारे सामने है। जैसे कि अगर आप पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स है या जो कैटेगरी है वो लार्ज कैप कैटेगरी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग जब भी नर्वसनेस आएगा मार्केट में, शायद वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा रहेगा। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, पिछले 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्लियरली लार्ज कैप्स में भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल जो है वो कम है। और मिड एंड स्मॉल कैप बास्केट में वो ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। तो एक तरफ से यही एक इश्यू लगता है मार्केट में आज के दिन में, जहां पे आपका वैल्यूएशन लार्ज कैप से ज्यादा है और आपके जो अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है वहां पे डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा दिख रहे हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि जब तक मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी बना रहेगा तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में शायद ज्यादा ही वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने बताया, अगर कोई निवेश करने चाह रहे हैं तो यहाँ पे शायद लमसम इन्वेस्टमेंट मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं तो उनका निवेश का जो अवधि है वो जरूर लंबी होना चाहिए। तो एटलीस्ट 5 साल तक का एक साइकिल पूरा उनको देखना चाहिए। या तो दूसरा ऑप्शन है कि जैसे ब्लेंडेड फंड्स है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप हो गया, जो कैटेगरीज हैं जहाँ पे
आप पूरा मिड एंड स्मॉल कैप का रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा, वो सब कैटेगरीज भी देख सकते हैं, वो भी जरूर एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब मुझे फ़ंड पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके आपको बाज़ार की चाल के बारे में सवाल पूछ लिए जाएं, ताकि वो निवेशक जो कि निवेश करते हैं उन्हें थोड़ी सी दिशा मिले। एक जो डर और जो आमतौर पे सवाल आते हैं हर्षा हमारे दर्शकों के, वो ये हैं कि एफआईआई इतना पैसा निकाल रहे हैं और जो पैसा निकालने का सिलसिला है वो लगातार बना ही हुआ है, कंसिस्टेंट है। अब ऐसे में हम भले ही बोल रहे हैं कि हमारे बाज़ार मैच्योर हो गए हैं, हमारे बाज़ार डीआईआई के दम पर चल रहे हैं, ये कब तक टिकाऊ रहेगा? इसका क्या आप जवाब देंगे तमाम दर्शकों को? देखिए, एक तरफ से हम ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी है और मार्केट भी है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कर रहे हैं उस पे उसके वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा, असर जरूर पड़ेगा। लेकिन ये जो असर था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन मार्केट्स में, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आपके साथ मैं एक दो स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा। जैसे कि कोविड का फर्स्ट वेव था, जब तो पूरा देश लॉकडाउन से झूल रहा था, तो उस टाइम पे 3 महीने में करीब करीब 65,000 करोड़ के इंडियन इक्विटीज को फॉरेन निवेश जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेचा था, और मार्केट करीब करीब 32% नीचे आ गया था, क्योंकि हर एक जो इन्वेस्टर था, डोमेस्टिक हो, फॉरेनर हो, इंस्टीट्यूशन हो, रिटेल हो, सब पैनिक हो गए थे और काफी सेलिंग था मार्केट। वही मार्केट में अगर आप अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 करीब करीब 9 महीने का टोटल फॉरेन सेलिंग देखते हैं, तो वो करीब करीब 4 गुना, यानी कि 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग हुआ था, लेकिन मार्केट सिर्फ 16% नीचे आया। और उसी मार्केट में करीब 2 या 3 महीने में वो पूरे के पूरे जो डाउनफॉल था वो भी कवर हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि काउंटर बैलेंसिंग के दौर पे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो भी काफी कुछ बराबर लेवल पे चल रहा था, करीब करीब वो भी 2 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था मार्केट में। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट पे जो डिपेंडेंस था मार्केट का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ असर ही नहीं पड़ेगा और जो भी वो करे हमारे मार्केट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखेंगे, जरूर जनवरी में थोड़ा बहुत सेलिंग देखा हुआ है फॉरेनर्स का, लेकिन पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत खरीदारी भी हो रही है। तो यानी कि ये जो ऊपर नीचे रहेगा इनका सेंटिमेंट्स, वो शायद जरूर कंटिन्यू होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर सेलिंग ही कंटिन्यू होता है तो कुछ मार्केट के लिए सपोर्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि आपने देखा ही होगा जनवरी में जो म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज हैं, जो इक्विटी इनफ्लोज, वो करीब करीब 12,500 करोड़। तो यानी कि एक तरफ से आपका सपोर्ट भी है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में, और दूसरी तरफ से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का वोलेटिलिटी है वो भी कंटिन्यू हो रहा है। चलिए फ़ंड के बारे में अब बात करते हैं। तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक फ़ंड है। हर्षा, ये फ़ंड काम किस तरह से करता है, पहले तो ये बताएं। देखिए, इस कैटेगरी में जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन है वो ऐसा है कि असेट एलोकेशन पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो कम से कम 35% लार्ज कैप सेगमेंट में और कम से कम 35% मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि आपके 70% जो फंड के कॉर्पस है वो ये दोनों सेगमेंट में मिनिमम 35-35 जाना ही चाहिए, और बाकी के जो 30% है वो कहीं पे भी जा सकता है, यानी कि लार्ज कैप सेगमेंट, मिड कैप सेगमेंट या इवन स्मॉल कैप सेगमेंट में भी जा सकता है। तो ये इस कैटेगरी का एसेट एलोकेशन पैटर्न है। और जैसे इसमें करीब करीब लार्ज और मिड का दोनों का बराबर एलोकेशन भी हो सकता है अगर आप 50-50 लेते हैं। तो एक तरफ से ये लार्ज कैप का स्टेबिलिटी भी आपको मिलता है इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं, और उसी के साथ साथ आपका एक मिड एंड स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन भी मिलता है। यानी कि जब भी आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स को देखते हुए, तो ये ब्लेंडेड रूट शायद बेटर रहेगा। और ओवर ए साइकिल इस कैटेगरी के फंड्स
बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा और एक पोटेंशियल किकर जो बोलते हैं अंग्रेजी में मिड कैप से, वो भी इस कैटेगरी से मिल सकता है। तो हर्षा फिलहाल आपके जो सेक्टर्स हैं जो आपने चुने हुए हैं इस पर्टिकुलर फंड में, वो टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कितना कितना उनको आपने वेटेज दिया गया है, इसके पीछे वजह क्या है ये बताएं। देखिए, हमारा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फोकस है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे है। जैसे कि आपने मॉनिटर किया होगा काफी कुछ समय से, और आगे भी जाके डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से बेहतर करेगा। काफी रेजिलिएंट है। अभी भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो ग्लोबल ग्रोथ रेट से अगर तुलना करते हैं तो काफी स्टेबल और रेजिलिएंट है। तो इसलिए हमारे जो फोकस एरिया है वो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, और विद इन डोमेस्टिक बिजनेसेस हमने बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, केमिकल्स, ऑटो जैसे सेक्टर्स चुने हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। कुछ में ऑलरेडी दिख रहा है, जैसे कि बैंकिंग में अगर आप देखें या ऑटोमोबाइल्स में देखें तो ऑलरेडी पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपको अर्निंग्स ग्रोथ का नजर दिखाई दिया है। और अगर आप कुछ और सेक्टर्स को देखते हैं तो वहां पे जैसे जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो 4-5 सेक्टर्स है, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ इम्प्रूव होने का अनुमान लगा रहे हैं, और वहीं पे वैल्यूएशंस का भी री रेटिंग का एक चांस है बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो 4-5 डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो शायद ग्लोबल फेसिंग या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है, फंड से जुड़े हुए नहीं बल्कि जनरली बाज़ार से जुड़े हुए, अगर मैं पूरी ब्रॉड बात करूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आने वाली तिमाहियों में जो नतीजे आएंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, उनमें हमें कोई बहुत ही बढ़िया नंबर दिखेगा। कहीं ना कहीं वो बात अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि एक थकान दिखाई देगी नंबर्स में, एक सॉफ्ट नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़े रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जहाँ तक तिमाही नतीजों की बात है? देखिए, जो ग्लोबल फेसिंग या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है और जहाँ पे ग्लोबल लिंकेजेस ज्यादा है, जैसे कि आपने मेटल्स ले लीजिए या कोई भी और कमोडिटी सेक्टर्स ले लीजिए, वहाँ पे हो सकता है कि जैसे ग्लोबल ग्रोथ नरम रहेगा तो उस हिसाब से शायद प्राइसिंग स्ट्रेंथ इतना नहीं रहेगा ये सब सेक्टर्स में। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठता है। उसी हिसाब से आईटी सेक्टर में भी हमें लगता है कि एक तरह से बिजनेस मोमेंटम स्लो डाउन देखने को शायद मिलेगा, क्योंकि यूएस और यूरोप इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लगिश दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से शायद ये मेटल्स या कमोडिटीज के हिसाब से उतना सारा शायद नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा बिजनेस पे, लेकिन जरूर जो पहले जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा नरम हो सकता है बिजनेस मोमेंटम, और इसी हिसाब से ये दोनों सेक्टर्स पे हमारा अंडरवेट पोजीशनिंग है आज के दिन। चलिए हर्षा, आपके साथ तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया, खासतौर से लार्ज और मिड कैप में उनको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।